1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। अकबर ने किले पर अधिकार करने के बाद लगभग 30,000 राजपूतों का कत्ल करवा दिया। मुगलों से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप जंगलों में फिरते रहे, घास की रोटियां बनी खाई, लेकिन झुके नहीं। प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ को दोबारा जीत कर ही दम लेंगे। महाराणा की वीरता के ये किस्से हमने आपने कई बार सुने हैं, लेकिन फिर एक सवाल है, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच दुश्मनी कैसे पैदा हुई? इस सवाल का जवाब छुपा है एक दुर्ग में। एक दुर्ग जिसे कभी अमीद माना जाता है, लेकिन जिस तरह हर चमकती चीज पर अभिशाप होता है कि वो सबसे पहले हमलावरों की नजर में आएगी, यही चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के साथ भी हुआ। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, जिसकी एक कहानी हमें रानी पद्मावती के जौहर के रूप में सुनाई जाती है। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में जौहर किया गया हो। चित्तौड़गढ़ पर 3 बार हमला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद साल 2035 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। बहादुर शाह तो लौट गया, लेकिन इसके कुछ दशक बाद ही चित्तौड़गढ़ मुगलों की नजर में आ गया। मुगल बादशाह अकबर मेवाड़ पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि उन्हें दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों तक सीधा रास्ता मिल जाए। इस अभियान में सबसे बड़ा कांटा था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पर महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का शासन था। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि अकबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने आ रहा है, वो अपने खास सिपाहियों के साथ उदयपुर चले गए और अपने 2 सरदारों को चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी। 23 अक्टूबर 1567 वो तारीख थी जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर डेरा डाला और दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। यहाँ से शुरू हुई एक मुहिम। कहीं सुरंगें खोदी जा रही थी, तो कहीं मजदूरों को चांदी से खरीदा जा रहा था। इसके बाद भी मुगल सेना को दुर्ग भेदने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कैसे किया? क्या थी उन 2 राजपूतों की कहानी जिनकी वीरता से अकबर को इतना प्रभावित किया कि उसने खुद उनकी मूर्तियां अपने महल के आगे लगवाईं? लेखक मणिमुग्ध शर्मा लिखते हैं, मेवाड़ कैंपन के दौरान हमें अकबर के रणनीतिक प्रबंधन का अच्छा उदाहरण मिलता है। अकबर की उम्र तब करीब 25 साल की थी, लेकिन मेवाड़ पर हमले के दौरान उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वो एक एक कर रास्ते में पड़ने वाले दुर्गों को जीतते गया और हर एक दुर्ग पर अपना एक नुमाइंदा तैनात करते गए। इससे हुआ ये कि मेवाड़ कैंपन के दौरान उन्हें कभी ये डर नहीं था कि पीछे से कोई हमला कर देगा। आगरा से कैंपन की शुरुआत कर सबसे पहले मुगल सेना ने हिंदवाड़ा में डेरा डाला। यहाँ के दुर्ग पर उन्होंने नजर बहादुर को तैनात किया और खुद आगे कोटा बढ़ गया। कोटा में उन्होंने मोहम्मद कंधारी के नेतृत्व में अपनी एक टुकड़ी तैनात की। इसके बाद एक एक कर उन्होंने गागरोन और मंडलगढ़ के दुर्ग अपने कब्जे में किए। जब ये दुर्ग कब्जे में आ गए, तो अकबर ने तय किया कि वो तेजी से चित्तौड़ पर धावा बोलेगा। इसके पीछे उसकी मंशा थी कि राणा उदय सिंह को प्रलोभन देना। अकबर को लगा कि शायद महाराणा इसे मौका समझकर मुगल सेना पर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाराणा उदय सिंह अकबर के इस जाल में फंसे नहीं। वो अपने परिवार को लेकर दुर्ग से निकल गए और जंगलों के रास्ते उदयपुर की तरफ बढ़ गए। पीछे उन्होंने अपने धुरंधर सरदारों जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया को दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके अलावा उन्होंने दुर्ग के आसपास की जमीन को रौंद डाला, ताकि वहां मुगल सेना को वहां घास का एक तिनका भी न मिले। अंदर दुर्ग में राशन का भंडार था, जो हजारों लोगों को महीनों तक खिला सकता था। मुगल सेना जब दुर्ग तक पहुंची, महाराणा उदय सिंह जंगलों की तरफ निकल चुके थे। अकबर ने उनका पीछा न कर दुर्ग की घेराबंदी करना उचित समझा। हालांकि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तब तक 2 बार फतह किया जा चुका था, लेकिन फिर भी मुगल सेना के लिए दुर्ग की चढ़ाई एक टेढ़ी खीर थी। दुर्ग की
ऊंचाई से आप आती हुई सेना को दूर से देख सकते थे। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि इसके बावजूद मुगल सेना दुर्ग की घेराबंदी करने में कामयाब रही। अगली सुबह अकबर खुद अपने घोड़े पर चढ़े और पास की एक पहाड़ी से दुर्ग का मुआयना किया। गुलाई में दुर्ग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे भेदना अति दूभर काम था। नेपोलियन ने एक बार कहा था, अकबर भी आर्टिलरी का महत्व जानते थे, इसीलिए उसने अतिरिक्त तोपें मंगवाकर उन्हें दुर्ग के आगे खड़ा करवा दिया। इस काम में उन्हें पूरा 1 महीना लगा। इसके बाद मुगल तोपों ने दुर्ग पर गोले बरसाने शुरू किए, लेकिन उस समेत दुर्ग के सामने तोप के गोले रुई की फाई साबित हो रहे थे। अबू फजल लिखता है, मुगल सेना की कई टुकड़ियों ने बारी बारी से दुर्ग पर धावा बोला, लेकिन दुर्ग पर कोई असर न हुआ। उधर दुर्ग की सुरक्षा में लगे राजपूत सैनिक ऊंचाई से तीरों की वर्षा कर रहे थे, जिनके निशाने पर आकर मुगल सैनिक मरते जा रहे थे। अपनी फौज का ये हर्ष देखकर अकबर ने रणनीति चेंज की और एक नया प्लान बनाया। नए प्लान के तहत दुर्ग की दीवारों के नीचे से 2 सुरंगें बनाई जानी थी, जिनमें बारूद भरकर विस्फोट किया जाता और दुर्ग की दीवार ढह जाती। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था। सुरंग बनाने में लगे मजदूरों पर लगातार राजपूत सैनिक हमला कर रहे थे। हर रोज 200 मजदूर मारे जा रहे थे, फिर भी वो लोग पीछे न हटे। वजह ये थी, अकबर ने उन्हें सोने और चांदी से तौल दिया था। सुरंग बनाने का काम 2 लोगों के मत्थे था, राजा टोडरमल और कासिम खान। दोनों निर्माण के काम में माहिर थे। बड़ी मुश्किल से दोनों ने दुर्ग की दीवार तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया, जो 2 तरफ से मिट्टी की दीवार से ढका हुआ था। ये रास्ता इतना चौड़ा था कि उसमें से एक साथ 10 सैनिक चले जा सकते थे और ऊंचाई इतनी थी कि एक हाथी पार हो सके। इस बीच जैसे जैसे मुगल सेना निर्माण को आगे बढ़ा रही थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बैठे सरदारों को अंदाजा होने लगा था कि अब किसी भी दिन मुगल आर्टिलरी दुर्ग की दीवार के एकदम नजदीक पहुंच जाएगी। इस काम के लिए मुगल सेना ने एक बड़ी सी तोप तैनात की थी। हालत की नजाकत देखते हुए जयमल राठौर ने अकबर से समझौता करना उचित समझा और अपने 2 नुमाइंदों को अकबर के पास सुलह करने भेजा। दोनों अकबर से मिलने पहुंचे और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। अगर अकबर दुर्ग की घेराबंदी छोड़ दे तो राजपूत अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, साथ ही सालाना पेशगी भी भेजा करेंगे। अकबर इससे तैयार नहीं था। उसने मांग रखी कि खुद महाराणा उदय सिंह को उनके सामने आना होगा। राजपूत सरदारों को ये शर्त हरगिज मंजूर नहीं थी। चित्तौड़गढ़ के पास अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता न बचा था। जंग के ऐलान के साथ ही राजपूत सैनिकों ने मुगलों पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। ये हमला इतना भीषण था कि कई बार अकबर हमले की चपेट में आने से बाल बाल बचे। मणिमुग्ध शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस युद्ध में कई मुसलमान राजपूतों की तरफ से लड़ रहे थे और चूंकि अकबर ने इस जंग को धार्मिक रंग दे रखा था, वो इन सैनिकों से विशेष रूप से गुस्सा थे। राजपुताना बंदूकों को लीड करने वाले एक आदमी का नाम इस्माइल था। एक रोज जब अकबर दूर से जंग पर निगरानी कर रहा था, इस्माइल की बंदूक का निशाना उसके खासम खास नौकर जलाल खान को लगा। ये देखकर अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस्माइल को खुद मारने का निर्णय किया। इसके बाद अकबर के निशाने से ही इस्माइल की मौत हुई। लड़ाई कई हफ्तों तक चल रही थी। मुगल सैनिक एक एक कर दुर्ग में खड़े राजपूत सैनिकों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आ रहा था। मुगल सैनिक जितनी बार दुर्ग की दीवारों को नुकसान पहुंचाते, उतनी ही तेजी से उनकी मरम्मत भी होती जाती। अंत में अकबर ने अपने सैनिकों को दुर्ग की नींव में बारूद भरने का हुक्म दिया।
17 दिसंबर के रोज दुर्ग में नीचे 2 स्थानों पर बारूद भरा गया। पहले विस्फोट में दुर्ग का एक हिस्सा ढह गया और उसके ऊपर तैनात सैनिक मारे गए। ये देखकर उत्साह से भरी मुगल टुकड़ियों ने धावा बोला और इस चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि एक और विस्फोट होना बाकी है। जैसे ही मुगल सैनिक दुर्ग के पास पहुंचे, दूसरा विस्फोट हुआ और 200 सैनिक मौके पर ही मारे गए। साथ ही पास में खड़े 40 सैनिक भी मलबे की जद में आ गए। इस हंगामे के बीच मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और वो दुर्ग की सुराख का फायदा नहीं उठा पाए। राजपूत सैनिकों ने रातों रात गिरी दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। इस फेलियर से मुगल फौज में हताशा फैल गई। अकबर ने तय किया कि वो अपने पुराने प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। जिस रास्ते का निर्माण कराया जा रहा था उसे पूरा किया गया। ये रास्ता चारों तरफ से ढका हुआ था और सिर्फ आगे और पीछे से उसका मुंह खुला था। अकबर ने छज्जे की सुरक्षा में अपनी तोपें लगाईं और 22 फरवरी के रोज जोरदार हमला कर दिया। चारों ओर से हुए हमले में दुर्ग में कई जगह सुराख हो गए। राजपूत सैनिकों ने इस छेदों को भरने के लिए खुद को उनके आगे खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा कि राजपूत सैनिकों की अगुवाई करने वाला एक शख्स था जिसने जंजीरों से बना एक कवच पहना हुआ था। कवच के ऊपर छाती बंद लगा हुआ था जिसे 1000 मिखी कहते थे। 1000 मिखी यानी 1000 कीले। इस पहनावे का मतलब था एक खास ओहदा। अकबर को उस समय एहसास नहीं हुआ कि ये कौन है, लेकिन उसे निशाना बनाने के लिए वो अपनी पसंदीदा तोप पर सवार हो गया जिसका नाम संग्राम था। अकबर का गोला ठीक निशाने पर लगा। कुछ देर में अकबर का एक सरदार दौड़ता हुआ आया। उसने खबर दी कि दुर्ग के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पास खड़े राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि ये राजपूत स्त्रियों का जौहर है और इसका मतलब है कि राजपूत आखिरी लड़ाई यानी साका की तैयारी कर चुके हैं। अगली सुबह अकबर को पता चला कि उनकी तोप का निशाना जिसको लगा वो कोई और नहीं, राजपूत सरदार जयमल राठौर थे। जयमल की मृत्यु के साथ ही राजपूत सरदारों ने जान की परवाह किए बिना मुगलों पर हमला कर दिया। मुगल सैनिक अब तक दुर्ग के अंदर घुस चुके थे। अकबर खुद एक हाथी पर चढ़ा और दुर्ग के अंदर दाखिल हो गया। करीब 300 हाथियों ने दुर्ग के अंदर तबाही मचानी शुरू कर दी। राजपूत सैनिक इनमें से कई हाथियों की सूंड काट डाली। अकबर के सामने एक राजपूत सरदार को लाया गया जिसे एक हाथी ने कुचल डाला था। ये पत्ता सिसोदिया थे। कुछ देर में उन्हें भी मार डाला गया। दुर्ग के अंदर 8000 सिपाहियों के अलावा 40,000 आम लोग भी थे। अबू फजल लिखता है कि इन लोगों ने राजपूत सेना का साथ दिया जिसके चलते 30,000 की संख्या में उन्हें भी मार दिया गया। 5 महीने तक चली जंग के बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद वो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए चला गया। अजमेर में ही इस जीत के नाम पर एक फतेहनामा जारी किया गया। आगरा लौटने के बाद अकबर ने इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए राजपूत सरदार जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां फतेहपुर सीकरी में लगवाईं। हालांकि मेवाड़ से उसकी जंग जारी रही। महाराणा उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में मुगल सेना का सामना किया और आगे कई सालों तक मुगल सेना के लिए सर का दर्द बने रहे।